हाय, दिस इज क्लास नंबर 33 जनरल स्टडीज रिवीजन। आज हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। 10 टॉपिक्स इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम। सी, जो क्रैश कोर्स है उसका अनाउंसमेंट हुआ था फरवरी मिड में। आज 25 ऑफ अप्रैल है। अभी भी हमारे पास 41 डेज का टाइम है। सी, यूजुअली क्रैश कोर्स इतने लंबे ड्यूरेशन के नहीं होते हैं, बट वी स्टार्टेड अर्ली सो दैट इन 41 डेज में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, इस टाइम के लिए हमारे रिसोर्सेज, प्रोसेसेस एट्सेट्रा जो बैकएंड है वो बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाए और रेडी हो जाए। सो इस 41 डेज में आई एम गोइंग टू बी विद यू, और इन 41 डेज का हमें फुल थ्रॉटल यूटिलाइजेशन करना है। अब अप्रैल के मंथ में सी सेट ओवर हो जाएगा, इस वीक में सी सेट ओवर हो जाएगा। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ बचेंगे। डू नॉट वरी अबाउट सी सेट, आपको बहुत इजीली 66 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अप्रैल में ही हमारी 35 से ज़्यादा जीएस की रिवीजन क्लासेस भी हो जाएगी। 10 एमसीक्यू भी हम एवरीडे कर रहे हैं। लास्ट 40-45 डेज में वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ गूगल मीट में थोड़े हिकअप्स आए बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मेनी स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, सो इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। बट फॉर लास्ट 45 days every day I have taken Google Meet sessions for at least 3+ hours every day. अब इंडिविजुअल ग्रुप मीट्स जो थी ये नेसेसरी थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स, बिकॉज इनिशियली इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू लेट्स गेट फैमिलराइज विद ईच अदर। सो ये इंडिविजुअल गूगल मीट सेशंस ज़रूरी थे, एंड एटलीस्ट 2 to 3 गूगल मीट सेशन हो गया है ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से, 99% ऑफ स्टूडेंट से एट द लीस्ट। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड अचीवमेंट। नाउ गूगल मीट सेशन इंडिविजुअल कंटिन्यू होंगे, बट इसके लिए भी आई विल बी नीडिंग योर कोऑपरेशन, अ लिटिल बिट कोऑर्डिनेशन, सो दैट जो टाइम है, लाइक समटाइम्स यू रिप्लाई मैसेजेस अ लिटिल बिट लेट, सो अगर कोऑर्डिनेट थोड़ा और बेटर हो जाए तो हम गूगल मीट सेशंस और एफिशिएंटली कंडक्ट कर पाएंगे। सेकेंड, ये जो सेशंस हैं, आई एम हियर टू टीच यू, यू आर हियर टू लर्न, सो लेट अस कीप दीज सेशंस स्पेसिफिकली टू दिस एग्जाम प्रिपरेशन ओनली। ओके, अब मई का जो टाइम है इसमें न्यू फॉर्मेट होगा, नया टाइम टेबल आई विल शेयर विद यू। इस न्यू टाइम टेबल में 2 न्यू इंक्लूजन्स होंगे। एक तो क्विज सेशन होगा। टेलीग्राम पे हम बेसिक क्वेश्चंस देख रहे थे, अब हम थोड़े एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस, जो हमारा प्रीवियस फॉर्मेट था 25 क्वेश्चंस इन 30 मिनट, वी विल डू इन दिस मंथ मे। सेकेंड, डेली ग्रुप लाइव क्लासेस अब से होंगी। एवरीडे मीन्स एवरीडे, हम एक टाइम स्लॉट फिक्स करेंगे। एवरीडे इस सर्टेन टाइम स्लॉट में यू आर मोस्ट वेलकम। गूगल मीट पे सेशंस होंगे, इधर आपके डाउट्स, क्वेरीज एट्सेट्रा हर दिन हम एवरीडे बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज अब सारा बैकएंड का प्रोसेस भी मैच्योर हो गया है। नाउ वी कैन कंडक्ट दिस सेशन फुल थ्रॉटल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अवर प्लान। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो विजिट अवर वेबसाइट एंड ज्वाइन दिस कोर्स। ओके, एंड गूगल मीट सेशंस में भी यू विल हैव योर सेशन ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे, but you have to ask, just ask and we will quickly immediately conduct our Google Meet session. Okay, now let us come to this class. See, ये क्विक फैक्ट्स है। अब ये जो क्विक फैक्ट्स है ना, इनका भी आपको रिवीजन करना है। हम बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई मंडे टू थर्सडे केवल ये जीएस और सी सेट क्लास किया था, सो दैट यू गेट सम टाइम टू रिवाइज। केवल पढ़ना नहीं है, उसको रिवाइज भी करना है। ओके, सो लेट अस बिगिन। Which following committee sometimes described as twin sisters? तो ये 2 कमिटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी और एस्टिमेट कमिटी। पब्लिक अकाउंट एंड एस्टिमेट कमिटी, इनको ट्विन सिस्टर्स भी बोलते हैं। दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जीक्यूटिव की, स्पेशली जो अकाउंट्स इकोनॉमी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, वो इंश्योर कराने में बहुत हेल्पफुल है। दीज पब्लिक अकाउंट कमिटी और एस्टिमेट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG। नाउ विच, कौन सी कमेटी इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी, ये याद रखना है। डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होती है। रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द राज्यसभा अलोन, राज्यसभा अलोन। सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में आता है? ये आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Supreme Court of India tenders advice to the President of India on the matter of law or fact जब
सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं, ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस। इसका आर्टिकल कौन सा है? टेल। जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट है वो थोड़ा और एक्टिवली उनका जो डोमेन है उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करके और भी बहुत सारे मैटर में जुडिशरी अपने डिसीजंस ले सकती है, तो वो कहलाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। एक होता है PIL। PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? टेल। और इंडिया के कौन से जज एसोसिएटेड हैं, पायोनियर बने जाते हैं PIL का इंट्रोडक्शन इन इंडिया से। और ये जुडिशियल एक्टिविज्म किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इल्डिंग द फ्लोर। सबको बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलना और फ्लोर हाउस का बेटर यूटिलाइजेशन करना। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च? इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रेस्ट्स एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। कंटिजेंसी फंड का आर्टिकल कौन सा है? टेल। कंसोलिडेटेड फंड का भी आर्टिकल टेल। हु डिक्लेयर्स वॉर एंड कंक्लूड्स पीस? द आंसर इज द प्रेसिडेंट इन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। सो प्रेसिडेंट इन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट वॉर और पीस डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड का डिस्पोजल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर CSIR के हेड होते हैं। इल्डिंग द फ्लोर मतलब सबको बोलने का मौका देना। जुडिशियल एक्टिविज्म, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट एक्सपैंड हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री के अंदर आता है सर्वे ऑफ इंडिया। राज्यसभा अलोन वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल का रेजोल्यूशन ला सकती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं पब्लिक अकाउंट और एस्टिमेट कमेटी को। दीज आर क्विक फैक्ट्स। ये सवाल एज इट इज भी अगर नहीं आएंगे ना, बट इन सवालों से आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पार्लियामेंट की बात करें तो हम सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 consecutive सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैक्सिमम 6 महीने का, मैक्सिमम 6 months का यहाँ पे गैप हो सकता है बिटवीन द 2 consecutive सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। नॉर्मली 3 सेशंस होते हैं। बजट फरवरी और मई में, फरवरी एंड मई। ऑटम में मॉनसून सेशन होता है जुलाई सितंबर में। विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में। तो ये 3 सेशन होते हैं। यूजुअली 6 months से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 consecutive सिटिंग्स। 1/10 ये होता है कोरम। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर इन ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेजेंट होना चाहिए फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ एनी बिजनेस आर रिक्वायर्ड। मतलब 1/10 तो सिटिंग होनी चाहिए। 550 सीट है लोकसभा की, तो कोरम कितना हुआ लोकसभा में? 55। 250 सीट है राज्यसभा की, तो कोरम कितना हुआ? 25। तो ये सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट हुए। समन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना। तो प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। प्रेसिडेंट को लग रहा है कि अभी सेशन होना चाहिए तो वो समन करेंगे। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट समन होता है प्रेसिडेंट से इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट अ स्पेशल बिजनेस बाय द पार्लियामेंट। कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया है तो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। स्पेशल सेशन में ओनली द स्पेसिफाइड बिजनेस इज टेकन अप। तो ऐसा नहीं कि सारा काम होगा, जिस मीटिंग के लिए बुलाया है वो ही काम स्पेशल सेशन में होगा। और ये विद इन और आउटसाइड रेगुलर सेशन भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड समन। एंड ऑफ द सेशन क्या होता है? जब सेशन खत्म होगा। एडजर्नमेंट मतलब होता है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन ऑफ द सिटिंग और प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस फ्रॉम वन टाइम टू अनदर। मतलब थोड़े टाइम के लिए अभी स्थगित किया जा रहा है, अब हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो ये ऐसा होता है कि सेशन चल रहा है और सेशन चलते वक्त स्पीकर को ऐसा लगा कि अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो लोकसभा में भी एडजर्न फ्रॉम डे टू डे और फॉर मोर देन अ डे। अक्सर आप देखो स्पीकर साहब बोलते हैं द हाउस इज एडजर्न। द हाउस इज एडजर्न मतलब स्थगित किया गया है। द हाउस इज एडजर्न साइंड आय। साइंड आय का मतलब है अब हमने ये नहीं बताया हम कब मिलेंगे। इट इज लाइक इनडेफिनेट है। टर्मिनेशन हो गया है विदाउट एनी डेफिनेट डेट बीइंग फिक्स्ड फॉर इट्स नेक्स्ट सिटिंग। साइंड आय। स्पीकर जो होता है उसके पास पावर होता है टू एडजर्न द हाउस साइंड आय। हाउस एडजर्न साइंड आय होता है तो उसको वापस बुलाया भी जा सकता है। बट अगर प्रोरोगेशन कर दिया आपने, प्रोरोगेशन कर दिया तब तो समन करना पड़ेगा और समन केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं, फिर स्पीकर समन नहीं कर सकते। तब हम आते हैं प्रोरोगेशन क्या होता है।
प्रोरोगेशन मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सेशन अब एंड हो गया। प्रोरोगेशन जो होता है मे टेक प्लेस एनी टाइम इवन व्हाइल द हाउस इज सिटिंग। मतलब ये जो सेशन है अब दिस सेशन इज ओवर। कौन सा सेशन? बजट सेशन इज ओवर, मॉनसून सेशन इज ओवर, विंटर सेशन इज ओवर। प्रोरोगेशन का मतलब है सेशन इज ओवर। यूजुअली प्रोरोगेशन फॉलोज द एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस साइंड है। मतलब जैसे स्पीकर ने बोल दिया साइंड है, स्थगित हो गया, थोड़े टाइम बाद प्रेसिडेंट बोलेंगे ओके हाउस इज प्रोरोगेट, प्रोरोगेशन हो गया है। तो अभी क्या हुआ? सेशन एंड हुआ। पहले क्या हुआ था? एडजर्न में जो भी मीटिंग चल रही थी वो स्थगित हुई थी, वो एंड हुई थी। प्रोरोगेशन में सेशन एंड हो गया। डिसोल्यूशन में हाउस ही एंड हो जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द लोकसभा ईदर बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2)(b और ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। बिकॉज लोकसभा का 5 साल का ड्यूरेशन होता है। ये प्रेसिडेंट को लगा बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट लोकसभा में जो गवर्नमेंट है एटसेट्रा उसने बोला तो प्रेसिडेंट भी हाउस को डिसॉल्व, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब सेशन इज ओवर, पूरा जो चुनाव जिस बेसिस में हुआ था दिस इज ओवर। डिसोल्यूशन पुट्स एन एंड टू द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल हु एट द टाइम कंपोज द लोकसभा। तो जो लोकसभा में जो सांसद चुन के आए थे उनका भी टेन्योर खत्म। अब डिसोल्यूशन इररिवोकेबल होता है। इररिवोकेबल होता है मतलब ऐसा नहीं कि उसको आपने वापस रिस्टोर कर दिया। अब एडजर्नमेंट हुआ लोकसभा का और इट्स एडजर्नमेंट साइन डाई हुआ। तो अगर कोई बिल है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखो एडजर्नमेंट हुआ है लोकसभा का या एडजर्नमेंट साइन डाई हुआ है तो स्थगित किया गया है सेशन। इसमें जो पेंडिंग बिजनेस है वो लैप्स नहीं होगा। बिल पेंडिंग बिफोर ईदर हाउस और सेलेक्ट और जॉइंट कमिटी, मोशंस, रिजोल्यूशन, अमेंडमेंट्स जो ऑलरेडी मूव हैं, पेंडिंग है इन द हाउस, बिजनेस पेंडिंग है बिफोर अ पार्लियामेंट कमिटी, ये डू नॉट लैप्स ऑन प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन से कुछ लैप्स नहीं होता है। वेयर इज ऑल बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस और एनी ऑफ इट्स कमिटी लैप्स ऑन डिसोल्यूशन। बट जब डिसोल्यूशन होता है तो लैप्स होता है, डिसोल्यूशन होता है तो लैप्स होता है। अक्सर सवाल ये आता है बिल ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा में, वो पेंडिंग है राज्यसभा में, लोकसभा ने पास नहीं किया है तो उस बिल का क्या होगा? देखो इसका एक नियम ये बना लेते हैं, अगर कोई भी बिल है अगर उस बिल में लोकसभा का हाथ लग गया तो वो डिसॉल्व होगा। मतलब जैसे यहाँ पे क्या था, राज्यसभा से वो बिल था, राज्यसभा में ही पेंडिंग था, लोकसभा तक वो पहुंचा नहीं था। तो डू नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। सो लोकसभा डिसॉल्व होती है, जो बिल में लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट हो गया वो डिसॉल्व होगा। अब इसकी एक सुपर राइडिंग कंडीशन होगी, जहां प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे वो बिल लैप्स नहीं होगा। बस ये दो चीज याद रखना है, मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं इससे। तो अगर लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो बिल लैप्स होगा, बट अगर प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो बिल लैप्स नहीं होगा। प्रेसिडेंट को फिर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है तो हम ऑनर करते हैं, वो बिल लैप्स नहीं होता है। बिल हैज बीन कंसिडर्ड फॉर जॉइंट सिटिंग बाय प्रेसिडेंट, डू नॉट लैप्स। बिल passed by both the houses and sent for president's assent, do not lapse. Bills are returned by president for reconsideration, also do not lapse. Can be considered by successive government. So president is involved, then bill not lapse. Pending assurance do not lapse and are considered by the committee on government assurance of the new Lok Sabha में भी pending assurance भी lapse नहीं होते। तो इनको एक बार आप क्विकली देख लेना, बिकॉज हमें बहुत सारी रेंज कवर करनी होती है इसलिए मैं क्विकली आगे बढ़ जाता हूँ। बट इट इज़ योर ड्यूटी कि इसको रिवाइज करो ऑन द सेम डे। मैं विद इन आवर्स ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसको रिवाइज। आई टेक सम टाइम सो दैट अगर कोई मिस्टेक अगर यहाँ पे हो गया है तो आई गेट अ विंडो जिसमें मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। सो दिस इज वाई आई टेक सम टाइम 3-4 hours। ओके, सो दिस इज सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, समन, एंड ऑफ द सेशन। वर्ड का क्लाइमेट टाइप है। अभी जो क्लाइमेट टाइप है इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। एनसीईआरटी में कई बार थोड़ा डिफरेंट होता है, स्टैंडर्ड बुक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मोर और लेस जिससे सवाल बनते हैं वो बनते हैं थीम से। थीम हमको पता होनी चाहिए। इक्वेटोरियल मतलब 0 to 10 डिग्री, यहाँ बहुत सोलर इंसोलेशन है तो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगा। अगर हॉट वेट है तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होंगे, जैसे अमेजोन के हुए, इंडोनेशिया में हुए, या फिर आप सेंट्रल दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हुए, ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। फिर 10 to 30 डिग्री, 10 to 13 डिग्री
नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में, मतलब थोड़ा और ऊपर नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जाएंगे अवे फ्रॉम इक्वेटर, तो यहाँ ट्रॉपिकल मॉनसून आता है, ट्रॉपिकल मेरीन आता है। यहाँ पे भी समर में रेन होती है, जैसे इंडिया में समर मॉनसून आता है, तो यह मॉनसून फॉरेस्ट होता है। एक और यहाँ पे होता है डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है गर्मी आते ही वो अपने पत्ते लीव्स फॉल हो जाती है, बिकॉज उनको वाटर कंजर्व करना है। सूडान टाइप होता है, यहाँ रेन मेनली समर में होती है। सवाना इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अक्सर हम एनिमल्स के वीडियोज में देखते हैं ना, डेविड एटनबरो एटसेट्रा, कि मास माइग्रेशन हो रहा है, बहुत ड्राई कंडीशंस हो गई है, फिर अचानक बारिश हो गई, एवरीथिंग विल गेट बेटर, तो वो सवाना है। डेजर्ट टाइप होता है, यहाँ बहुत रेन कम होती है। डेजर्ट वेजिटेशन स्क्रब होती है, वेजिटेटिव एडेप्टेशन होता है सहारा और मिड लैटिट्यूड में। तो ये हम 10 से 30 डिग्री ऊपर नीचे गए, नॉर्थ एंड साउथ। अब आता है टेम्परेट, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस में, व्हीट इज अ टेम्परेट क्रॉप। ये वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन में प्राइमरली मिलता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप स्टेपे में मिलता है। ईस्टर्न चाइना, चाइना गल्फ और नटाल में मिलता है। तो अब हम लैटिट्यूड ऊपर हो रहा है, जैसे ये अर्थ था, ये इक्वेटर था, पहले हम थोड़ा इधर यहाँ तक गए, अब हम और ऊपर चले गए। अब हम 30 टू 45 डिग्री नॉर्थ में, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, इस जोन में हम काम कर रहे हैं। हम इस जोन में काम कर रहे हैं, दिस जोन 30-45 डिग्री नॉर्थ और 30-45 डिग्री साउथ। तो ये सारे यहाँ पे मिलेंगे। जो मेडिटेरेनियन है, यहाँ का फीचर होता है विंटर रेन। यहाँ पे बारिश जो होती है वो विंटर सीजन में होती है, और मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है जैसे इटली वगैरह। लाइट समर रेन होता है स्टेपे में, स्टेपे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती है। ईस्टर्न टाइप में हैवी समर होता है, समर रेन होता है, यहाँ पे वेट फॉरेस्ट एंड बैम्बू एटसेट्रा मिलते हैं। कूल टेम्परेट की बात करें तो ये वेस्टर्न। अब हम और नॉर्थ एंड साउथ में चले गए, लैटिट्यूड में ऊपर। वेस्टर्न मार्जिन रेन यहाँ पे ऑटम विंटर में होगा, यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और अगर हम साइबेरियन जा रहे हैं तो कॉनिफरस फॉरेस्ट है। ईस्टर्न मार्जिन में जा रहे हैं तो मिक्स्ड फॉरेस्ट है। आर्कटिक पोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, आर्कटिक पोलर। समर होता ही नहीं है, टुंड्रा है यहाँ पे, माउंटेन क्लाइमेट भी हो सकता है अगर एल्टीट्यूड में अपन हाई जाते हैं। अल्पाइन फर्न एंड कॉनिफेरस। देखो ये जो चीज था, ये हमने मूवमेंट किया इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ। इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ अगर मूवमेंट करते हैं तो ये फीचर्स नजर आते हैं। सेम टाइप ऑफ फीचर्स नजर आएंगे अगर अपन हाइट में ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड में, हिमालयन में ऊपर जाएंगे तो कोल्ड जोन आने लग जाएगा। ओके, तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों एक जैसा डिफरेंसेस लाते हैं, बिकॉज टेम्परेचर फॉल होता है उन दोनों केसेस में। तो ये वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप हो गए। कुछ लोकल विंड्स हैं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए तो उनके नाम पता होना चाहिए। चिनूक एक हेलीकॉप्टर भी है, ये हॉट ड्राई विंड है रॉकीज की, इसको स्नो ईटर कहते हैं। फोहेन जो है ये हॉट ड्राई विंड है एल्प्स का। खामसिन हॉट ड्राई विंड है इजिप्ट की। सिरोको हॉट मॉइस्ट विंड है सहारा टू मेडिटेरेनियन सी, बट ये बहती है मेडिटेरेनियन सी, बिकॉज सी आ गया मेडिटेरेनियन की तरफ, तो दिस इज हॉट मॉइस्ट विंड। सोलानो ये सहारा में बहती है टुवर्ड्स इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला, इबेरियन पेनिनसुला की 2 कंट्रीज हैं, उनके नाम बताइए। इबेरियन पेनिनसुला। हर्मटन, हर्मटन हॉट ड्राई विंड है ब्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। इसको गिनिया डॉक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, लोग बीमार होने लग जाते हैं। तो जब ये विंड आती है, ह्यूमिडिटी चली जाती है, तो लाइफ बेटर हो जाती है। गिनिया डॉक्टर। बोरो जो होती है, ये विंड ब्लो करती है फ्रॉम हंगरी टू द नॉर्थ ऑफ इटली, ये कोल्ड है। मिस्ट्रल भी कोल्ड है, वेरी कोल्ड है इनफैक्ट, ये एल्प्स से फ्रांस की तरफ बहती है। प्यूनास जो होती है, ये विंड ब्लो करती है वेस्टर्न साइड ऑफ एंडीज में। ब्रिक फिल्डर है, हॉट विंड है ऑस्ट्रेलिया का। पुरगा है, ये रशियन टुंड्रा में है। लेवेंटा स्पेन में है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की है। सैंटा एना ये कैलिफोर्निया यूएसए में। क्विकली इसको एक बार देखिएगा, वैसे ये जेसी लियोंग में भी बहुत अच्छे से दिया है, बट दीज आर लोकल विंड्स, दीज आर लोकल विंड्स। तो हमने प्लैनेटरी विंड्स पहले पढ़ लिया था, और अब ये हो गई लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स लाइक मॉनसून। अब हिस्ट्री में हम देखते हैं सिविल सर्विसेज कैसे बना। अक्सर पिछले कुछ टाइम से ये फेवरेट टॉपिक रहा है हिस्ट्री का। तो लेट अस कवर इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज कैसे हुआ। तो देखो, सिविल सर्विसेज जो था वो ब्रिटिश रूल का जेनेसिस है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आज पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। वर्ल्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो प्राइमरली ब्रिटिश का ब्रेन चाइल्ड है। ब्रिटिशर्स वर वेरी गुड विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिविल सर्विसेज ने ब्रिटिशर्स का यहाँ पे जेनेसिस है।
एक्सपेरिमेंट हुआ, इनोवेशन हुआ। हम करते हैं ना, कुछ काम करते हैं, वर्क नहीं होता तो हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली इवोल्यूशन हुआ है सिविल सर्विसेज का। पीरियड ऑफ 2 सेंचुरीज तक इसका इवोल्यूशन हुआ। मेटिकुलसली ब्रिटिशर्स ने किया, लेजिस्लेशन एंड अथॉरिटीज। इसकी शुरुआत होती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बोर्ड ऑफ कमिश्नर था टू सुपरवाइज द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। एक्चुअली उस टाइम पे सिविल और मिलिट्री और इंडिया में जो कंपनी रूल था उसको रेगुलेट करने की बात थी। हमने इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना, ये सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज 1773 टू 1947 तक। तो यहाँ बात हुआ सुपरविजन करने का। सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट का भी यहाँ पे बात हुआ, जरूरी है, एक एक कोड होना चाहिए। फिर आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। फर्स्ट मेजर रिफॉर्म्स आता है सिविल सर्विसेज में। एक कैटेगरी आती है कोवेनेंट एंड नॉन कोवेनेंट सर्विसेज, जैसे कि अभी क्लास 1 क्लास 2 इस टाइप से कंपनी की ब्यूरोक्रेसी में। कोवेनेंट जो होती है वो केवल फर्स्टली या ब्रिटिशर्स के लिए थी, देन द यूरोपियन। ये प्रिकर्सर है आज की डेट की इंडियन सिविल सर्विसेज, आज की डेट क्या आईएएस। कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। पे स्केल पहले बहुत अच्छी थी, यहाँ पे कंपनी काफी अच्छे लग्जरी इनको जो पे स्केल मिलती थी और फैसिलिटीज मिलती थी। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स कोलकाता में बनता है, और यहाँ पर ये जो कोवेनेंट सर्विसेज थी इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? आंसर, सिविल सर्विसेज लाइक आईएएस आईपीएस, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इनिशियल ट्रेनिंग। As per Charter Act of 1853, the services were thrown open to all citizens of British Kingdom, including Indian। तो 53 में हुआ, बट अभी भी इसका जो सिलेक्शन वगैरह रहेगा वो बहुत बायस्ड रहेगा, इंडिया को एंट्री इजीली नहीं मिलेगी। लो रिप्रेजेंटेशन होगा इंडिया का, और मैक्सिमम एज ऑफ एलिजिबिलिटी भी बहुत कम कर देंगे। जैसे अभी जनरल कैंडिडेट के लिए 32 है, ये 19 ईयर हो गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। अब इंडियंस जो हैं इनको ग्रेजुअली यहाँ पे ओपन होगा, गेट्स ओपन होंगे, डोर्स ओपन होंगे और एंट्री यहाँ पे मिलेगी। फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन हेडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज एजिटेशन ऑल ओवर इंडिया, कि यहाँ इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इस तरीके से सिविल सर्विसेज का इवोल्यूशन हुआ। कुछ नाम है इंडियन सिविल सर्वेंट्स, जैसे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, आपने ज्वाइन किया सिविल सर्विसेज 1863 में। फिर 3 और इंडियंस ने एंटर किया 1871 में। आर.सी. दत्त, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। बिहारी लाल गुप्ता एंड एस.एन. बनर्जी, आपने भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया 1871 तक। देन सुभाष चंद्र बोस जी ने भी ज्वाइन किया सिविल सर्विसेज 1921 में, बट इनको समझ नहीं आया, इन्होंने रिजाइन कर दिया। ही वॉज रैंक 4th इन द लिस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। फिर गुरुसादाय दत्त ने भी ज्वाइन किया, फर्स्ट रैंक था आईसीएस एग्जामिनेशन का 1905 में। तो इंडियंस ने भी अपना यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाया, इंडियन सिविल सर्वेंट्स। अब जैसे यहाँ देखा हमने, ग्रेजुअली इसका रिफॉर्म की बात हुई, तो ये 4 कमीशन इंपॉर्टेंट है प्राइमरली। पहले है एचिसन कमेटी, ये 1886 में आई थी, लॉर्ड डफरिन ने अपॉइंट किया था, और यहाँ बात थी डिमांड फॉर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन एंड लोअरिंग द मैक्सिमम एज, बिकॉज एज काफी कम था, 19 हो गया था। और फिर टर्म यूज किया कोवेनेंट एंड अनकोवेनेंट, ऐसे ड्रॉप किया जाए। सजेस्ट किया सिविल सर्विसेज को 3 क्लासेस में करो, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट, लाइक दैट ऑल इंडिया। देन जो नेक्स्ट होगा, ओके, सो फर्स्ट वाज टू रिक्रूटेड इन इंग्लैंड, देन लेटर इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराने की बात हुई। फिर रिकमेंड किया मिनिमम मैक्सिमम एज अब 23 ईयर्स कर दिया जाए मैक्सिमम, बट जो साइमल्टेनियस होल्डिंग एग्जामिनेशन था वो अभी नहीं होगा। रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। सो ये सारे थे 1886 के एचिसन कमीशन। फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में भी 1990 में बात हुआ कि अब साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन हमारे हो पाएंगे इंडिया और इंग्लैंड दोनों में। 1/3 ऑफ द सुपीरियर पोस्ट जो होगी इंडियन सिविल सर्विसेज की, वो रिक्रूटेड होंगे इंडिया में, और ये प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा 1.5% एनुअली। तो इंडियंस को अब यहाँ पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ली कमीशन 1923 में आती है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिमांड करती है, कंटिन्यू करेगा टू रिक्रूट द इंडियन सिविल सर्विसेज, SOS। इरिगेशन ब्रांच जो है सर्विस की, सर्विस ऑफ इंजीनियर और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इनका भी जेनेसिस अभी स्टार्ट हो गया है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिकमेंड होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन। 20% of the officers should be recruited by promotion from provincial civil services
ऑफ द रिमेनिंग 80% शुड बी इंडियन एंड हाफ ब्रिटिश। तो अब जो स्टेट लेवल के पीएससी एग्जाम्स हैं, इससे भी ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से उनका प्रमोशन होगा। दिस जो क्लास 1 दिस ऑल इंडिया होगा। तो ये बात हुआ ली कमीशन 1923 में। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई बनाना। सिविल सर्विसेज रिमेन एक कॉलोनियल apparatus रहेगा। प्रूव टू बी प्रोवर्बियल स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और फिर इस तरीके से ये नाम पड़ गया स्टील फ्रेम। इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की अब बात होने लग गई थी, सिविल सर्विसेज को और कैसे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करवा पाए, इस यहाँ पे 1935 में हुआ। एक्चुअली 1935 जो था ना, पावर का बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की अब बात होने लग जाएगी। ब्रिटिशर्स डिसेंट्रलाइजेशन की अब बात करेंगे 1935 में। तो इस तरीके से ये जो स्टील फ्रेम है इसका इवोल्यूशन हुआ। ओके, इवोल्यूशन, इंडियन सिविल सर्वेंट्स और ये 4 कमीशंस। ओके, अब हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देखते हैं, बिकॉज इससे 2-3 बार सवाल आए हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का था। इसका काम था जो लिबर्टी ऑफ द इंडियन प्रेस है उसको कर्ब करना, और इसको गैगिंग एक्ट भी कहा गया था। ये बाईपास कर रहा था रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय वर्नाक्यूलर प्रेस। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो इंग्लिश पेपर में कन्वर्ट हो गई थी, बिकॉज रीजनल ब्रिटिशर्स को इतना समझ में भी नहीं आता था। तो रीजनल के हिसाब से बहुत सारे जो फ्रीडम रिलेटेड आर्टिकल्स भी आते थे, तो ब्रिटिशर्स प्राइमरली उनको टारगेट करना चाहते थे। इंडियन प्रेस की लिबर्टी को वो दिस रिमूव करना चाहते थे। तो उसके लिए वर्ना प्रेस एक्ट 1878 आया। वर्नाक्यूलर का नाम ही होता है रीजनल लैंग्वेजेस। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 गैगिंग एक्ट था। बाद में इसको लॉर्ड रिपन हटाएंगे तो रिपन को बोला जाएगा लिबरेटर ऑफ द प्रेस। फिर इससे क्या हुआ, फाउंडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर हुआ, रिएक्शन टू लिटन्स प्रेस एक्ट। तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एक होती है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल था। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, इसमें ये लिखा था कि जो इंडियन जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई केस आया, यूरोपियन किसी पर्सन के केस आया, तो इंडियन जज उस यूरोपियन जो कॉन्विक्ट है या यूरोपियन जिस पे चार्ज लगा है उसके लिए इस केस की सुनवाई कर पाएगा, सजा सुना पाएगा। तो यूरोपियंस को लगा कि एक इंडियन हमें बताएगा कि कौन सी सजा देनी है, या फिर वो हमारा फेट डिसाइड कर रहा है। तो ये रेशियल अंडरटोन वहां पे दिखाई दिया, और फिर इससे ये पूरा हुआ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो पहले ये था कि जो इंडियन जज है वो ब्रिटिशर्स यूरोपियन के ऊपर भी ट्राई ले सकते हैं, उनको भी इंडियन जजेस भी ट्राई कर सकते हैं यूरोपियन एंड ब्रिटिश ऑफेंडर्स को। इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, तो इससे गवर्नमेंट बैक हो जाती है फिर, और इससे फिर ये पूरी कंट्रोवर्सी होती है। तो इंडिया को इस कंट्रोवर्सी से ये पता चला कि ये जो ब्रिटिशर्स बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ चलेंगे, हम यूनिटी नेशनलिज्म इन सब में है, इंडिया के फेवर के लिए हम वर्क करें, बट एक्चुअली यहाँ पे रेशियल अंडरटोन है। ये आई ओपनर था इंडियंस के लिए, और इससे हमारा रेजोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग हुआ कि हमें फ्रीडम चाहिए। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। अब हम प्राइमरली फ्रीडम स्ट्रगल में ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस में फ्रीडम स्ट्रगल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आता है एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बाहर कोई कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ पे मशीन्स ला रही है, प्लान्स बना रही है, तो ये एफडीआई हो जाएगा। कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नए प्लान्स बन रहे हैं, शेयर्स हैं कंपनी के, शेयर होल्डिंग्स मिल रही है, फॉरेन एंटिटी जिसको कंट्रोल करती है बिजनेस को, बट इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, प्रेजेंस है, फुट होल्डिंग है, तो ये एफडीआई कहलाता है। एफडीआई जो होता है उसके थ्रू फॉरेन एंटिटीज इंडिया में बिजनेस सेटअप कर सकती है। कंपनीज एक्ट के अंदर दिस अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी ऐसे इंडिया में वो सेटअप कर सकती है। अब देखो अक्सर कंफ्यूजन होता है एफआईआई और एफडीआई में। तो एफडीआई में एक प्रॉपर ओपन हो रहा है, जैसे एफडीआई में एक फिजिकल प्रेजेंस हो रही है कंपनी की। जो एफआईआई है इसमें वो केवल इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो एफआईआई वाला हॉट मनी होता है, ये तुरंत वापस फ्लाई भी हो जाता है। बट एफडीआई में एक्चुअली में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, नो हाउ आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बन रहा है। तो वैसे तो हमें दोनों पसंद है, एफआईआई एंड एफडीआई, बट एफडीआई इज बेटर देन एफआईआई अगर दोनों में कंपैरिजन की बात हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हैं कि कितने % इन्वेस्टमेंट आ सकता है।
अब इसमें दो है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल वाला रूट। जब भी ये नंबर आप देखते हो ना कि 49% है एफडीआई, इसमें 49% आ सकती है, 74% आ सकती है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये चीज होती है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब एक्स्ट्रा परमिशंस और बहुत सारा जो पेपर वर्क है वो नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई इंडिया में आ जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर। बट अगर इससे ज्यादा लाना है तो भी पॉसिबल है, बट वो केस बाय केस में परमिशन एटसेट्रा के थ्रू आएगा, पूरा प्रोसीजर के थ्रू। तो ये ऑटोमेटिक रूट होता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे। ये अब है कौन से सेक्टर्स ओपन है एफडीआई में। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां अप टू 100% एफडीआई आ सकती है, कुछ सेक्टर्स में 100% एफडीआई आ सकती है। एफडीआई के रूट है ऑटोमेटिक, सब्जेक्ट टू सेक्टोरल रेगुलेशन एंड अदर कंडीशन। तो यूजुअली जो हम देखते हैं ना नंबर कि 74% एफडीआई हो गया है, वो नंबर यूजुअली ऑटोमेटिक रूट का दिया रहता है। जैसे ऑटोमेटिक रूट में कोई अप्रूवल स्पेशल रिक्वायर्ड नहीं है फ्रॉम आरबीआई द गवर्नमेंट, है ना, नोटिफाई भी नहीं, बस नोटिफाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज की इंडिया में हम इतनी एफडीआई लेके आ गए, बट एक्स्ट्रा नहीं उन्हें कुछ करना है, तो वो ऑटोमेटिक हो गया। एफडीआई अलाउड अंडर द गवर्नमेंट रूट, प्रायर अप्रूवल जरूरी होंगे एफआईपीबी से, अगर गवर्नमेंट रूट से परमिशन के थ्रू लाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है। की चेंजेस हुए हैं, जैसे अभी डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई आ सकता है, ऑटोमेटिक रूट भी 74% हो गया है। टेलीकॉम में भी 100% एफडीआई आ सकती है, 49%। ये डेटा अपडेट होता रहता है, यूजुअली ऐसे नंबर्स पूछे नहीं जाते हैं, बट हमें एक स्पेसिफिक पता होना चाहिए। जैसे एफडीआई हम एनकरेज कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, टी प्लांटेशन में हम एनकरेज कर रहे हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कर रहे हैं, पेट्रोलियम में कर रहे हैं, कमोडिटी, पेंशन सेक्टर। अब इसका जैसे चेंज हो गया, अब ये 74% तक यहाँ पे है। स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट, कुरियर, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी अपडेट हुआ है 74% ऑटोमेटिक रूट है। फार्मा में 100 है, एनिमल हस्बेंड्री 100 है, फूड आइटम, ई कॉमर्स में भी 100% ऑटोमेटिक रूट। सारे याद नहीं रखने, जो मैंने हाईलाइट किए ना ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, पर कुछ सेक्टर होते हैं जिसमें हम एफडीआई नहीं आने देंगे, जैसे एटॉमिक एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, नो। चिट फंड्स में नो, सिगार सिगरेट टोबैको इंडस्ट्री नो, प्रोहिबिटेड है ये। गैम्बलिंग बेटिंग नो, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट एक्सेप्ट टाउनशिप एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट नो, लॉटरीज में ऑनलाइन प्राइवेट नो, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रेलवे ऑपरेशन अदर देन परमिटेड एक्टिविटीज, सो दीज आर प्रोहिबिटेड। यहाँ एफडीआई बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी का बात आता है तो यहाँ अलाउड नहीं होती है। तो इसको एक बार क्विकली रिवाइज करना है, एफडीआई एंड व्हाट इज दिस एफडीआई। ओके, मॉस्किटो फेवरेट है यूपीएससी का, हर साल सवाल आता है। जीका वायरस, मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस से ये बनता है, युगांडा में हुआ था 1947, मंकी। ह्यूमंस में आइडेंटिफाई हुआ 1952 में। आउटब्रेक ऑफ जीका वायरस रिकॉर्ड हुआ अफ्रीका में, अमेरिका, एशिया और पैसिफिक में। दिस इज जीका वायरस, ये 17 या 18 में ये सवाल आया था। जीका वायरस जो होता है ये प्राइमरली ट्रांसमिट होता है एडिस मॉस्किटो से। सवाल ये आया था ये प्रेग्नेंट वुमेन से उसके फीटस में भी ट्रांसफर हो सकता है, सो दैट इज व्हाई दिस वायरस इज वेरी डेंजरस। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, फोकस जो होता है वो सिम्टमेटिक होता है, ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक हम रिहाइड्रेशन या फिर इस टाइप से फीवर पेन को रिड्यूस करने की बात करते हैं। सो व्हाट इज दिस जीका वायरस, मॉस्किटो बॉर्न वायरस है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? डेंगू की बात करें तो ये जो होता है ये बहुत सारे स्पेशल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो है, जीनस एडिस का, ये भी एडिस है। ये बहुत फीवर, हेडेक, मसल जॉइंट पेन लेके आता है, स्किन रैशेस होते हैं मीजल्स की तरह। डेंगू वैक्सीन अभी आया था, अप्रूव किया गया है इन अबाउट 20 कंट्रीज में। चिकनगुनिया से भी सवाल आया है, ये भी मॉस्किटो से होता है। तो मॉस्किटो जो है ना ये एक बहुत बड़ा वेक्टर है बहुत सारे पैथोजेंस का, डिसीजेस का, तो मॉस्किटो नहीं होने चाहिए। एडिस इजिप्टी, एडिस इस मॉस्किटो से हो रहा है। चिकनगुनिया में भी फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है हैंड्स एंड फीट में, हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन हो रहा है। कोई स्पेसिफिक इसकी ड्रग नहीं है, एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट हम ट्राई करते हैं, कोई कमर्शियल इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं है। येलो फीवर होता है, ये भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ही हो रहा है। येलो बिकॉज जॉइंटिस की तरह इसमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। सिम्टम्स में फीवर, हेडेक, जॉइंटिस, मसल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, फटीग होता है।
ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आइडेंटिफाई भी किया है। एक वैक्सीन है विच इज नोन एज 17D, बट अभी रिपोर्ट्स इसका ऑर्गन फेलियर का भी आया था। लेट अस सी। सो हमें नाम याद होना चाहिए, येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू और जीका वायरस। ये सब के सब जो है ये सब होते हैं मॉस्किटो से। 22 अप्रैल जो था ये 52nd एनिवर्सरी थी अर्थ डे की। अर्थ डे ये इंटरनेशनल इवेंट होता है, हम प्लेज लेते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की। इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। ये जो थीम है 1970 से हमने स्टार्ट किया था और यूएस सेनेटर नेल्सन यहाँ से इसका कॉल था। बात ये थी कि ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक लेड क्लाइमेट चेंज हो रहा है और एनवायरमेंट का डिटीरियोरेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो 2009 में बोला गया इंटरनेशनल मदर अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, अर्थ का डे है। अब ग्लोबली ये कोऑर्डिनेट होता है earthday.org। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अर्थ डे नेटवर्क का। इसका एम है बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। सिंपल है, लोगों को जागरूक बनाओ। ये जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी 1992 रियो डिक्लेरेशन में भी हुआ था। हार्मनी में रहो, नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। नेचर है तो हम है, इट इज नॉट उल्टा। नेचर है दैट इज वाई हम है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू कंजर्व नेचर। इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल नीड्स कंजर्व करो, सिक्योर करो। पेरिस अग्रीमेंट हुआ 200 कंट्रीज का। फिर ये बात हुआ अर्थ डे 2016 में सबने प्लेज लिया कि हम अर्थ को कंजर्व करेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डेज हैं। 22 मार्च होता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, 5 जून होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है टेल, और ये किस दिन होता है? कोई डेट याद आ रहा है जब अर्थ ओवरशूट डे होता है? सो व्हाट डज दिस इट मीन बाय अर्थ ओवरशूट डे? ओवरशूट ऑफ व्हाट? आंसर अर्थ आवर भी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, WWF का है, इनिशिएटिव है। 8:30 से 9:30 बजे हम लाइट्स को ऑफ करते हैं, कमिटमेंट दिखाते हैं कि हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर रहे हैं। सो ये हुआ अर्थ आवर। ये दूसरे इंपॉर्टेंट डेज हैं। अर्थ ओवरशूट डेज क्या होता है आप बताओ? अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? आंसर दिस इज अर्थ आवर। जी का मॉस्किटो पढ़ा हमने, FDI के सेक्टर, FDI, इल्बर्ट बिल और वर्नाक्यूलर और सिविल सर्विसेज, लोकल विंड्स, climate, this is parliament and certain facts. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.